कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो सड़क पर चल रहा होता है और वो खुद का इंट्रो देता है। मेरा नाम है जैकल। उसके पेरेंट्स ने उसे ये नाम इसलिए दिया था ताकि वो इस दुनिया का प्रोटेगनिस्ट बने। बेशक, क्योंकि उसका नाम कोरियन में मुख्य किरदार प्रोटेगनिस्ट का मतलब रखता है। वो एक दुकान में एंटर करता है। लोग कहते हैं वो आखिरकार आ ही गया। बचपन से ही उसके नाम की वजह से लोग उसे लगातार चिढ़ाते रहते थे, लेकिन उसे कभी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सच में वो हमेशा से मेन कैरेक्टर बनना चाहता था। वो दुकान वाले से कहता है, अब बस करो टीजिंग, गेम लाई है क्या? दुकान वाला हंसते हुए कहता है, मुझे पता था तू जरूर आएगा, इसलिए मैंने तेरे लिए एक बचा कर रखा था। वो गेम थी नाइट सागा का रीमेक, जिसका नाम था नाइट सागा री। ये कहानी इंसानों और डेमन्स के दो गुटों के बीच चलती है। इसमें तुम या तो इंसान वाले हीरो लोकच बन सकते हो या फिर उल्टी साइड पर जाकर डीमन किंग के दूसरे बेटे जेफर रेनारोस का रोल ले सकते हो, और फिर तुम दुनिया भर में घूमकर अपने अपने फैक्शन के हिसाब से मिशंस पूरी करते हो। बचपन से ही जैकल ने नाइट सागा को 10 बार से भी ज्यादा क्लियर किया है, इसलिए उसे हर कैरेक्टर, आइटम, लोकेशन और इवेंट याद है दिल से। और सबसे जरूरी बात यह थी कि ये वही पहला गेम था जो वर्चुअल रियलिटी सिस्टम्स के मार्केट में जबरदस्त बूम आने के बाद रिलीज हुआ था। अब सीन कट होता है, जैकल अपने अपार्टमेंट में होता है। वो गेम का चिप लगाता है, फिर अपना फुल डाइव हेलमेट पहनता है और कार्ट्रिज को प्लग इन करता है। वो उत्साहित होकर बैठ जाता है और खुद से कहता है, आज थोड़ा हल्का खेलते हैं, शायद बस 8 घंटे के लिए। जैसे ही वो टेलीपोर्ट होता है, वो ऊपर की चमकीली छत को देखता है और सोचता है, क्या मैं लॉर्ड हो गया हूं? वो कहता है, नाइट सागा तो हमेशा एक बेड पर जागने से शुरू होती थी, वहीं से असली शुरुआत होती है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसे ये कैरेक्टर पहचान में नहीं आ रहा था जो वो इस वक्त खेल रहा था। तभी उसे एक भारी सी आवाज सुनाई देती है, अरे अभी तक सोया है क्या? जल्दी बाहर आ जा, आज बहुत काम है। यो एंड गोंग चारों ओर देखता है और कहता है, ये ग्राफिक्स तो पागलपन है, बिल्कुल रियल लाइफ जैसे। वो बड़ा ऑर्क पूछता है, ग्राफिक्स वो क्या होता है? यो एंड गोंग हैरान रह जाता है, मैं इनसे बात कर पा रहा हूं? ऐसा तो किसी एडवर्टाइजमेंट में नहीं दिखाया था। वो उस ऑर्क से पूछता है, तेरा नाम क्या है? वो जवाब देता है, मेरा नाम है कोक काक। काक कहता है, सब लोग तेरे इंतजार में हैं प्रिंस शूद्रा, जल्दी चल। और तभी यो एंड गोंग के दिमाग में बिजली सी कौंधती है, शूद्रा इग्निस, ये तो डीमन किंग का 9वां बेटा है। वो हैरान होकर कहता है, अरे मैंने तो अपना कैरेक्टर सेलेक्ट भी नहीं किया था, फिर मुझे मजबूर करके ये वाला क्यों दे दिया गया? वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है। उसमें दिखता है कि उसका लेवल 1 है और उम्र बस 14 साल। उसके सारे स्टैट्स बहुत ही बेकार हैं, हर एक में सिर्फ 5 पॉइंट्स। वो सोचता है, एक नॉर्मल एनपीसी के पास तो हर स्टैट में कम से कम 10 होने चाहिए। फिर वो अपनी स्किल्स लिस्ट देखता है। पहली स्किल है कॉन्क्वेस्ट और दूसरी है प्रोटैगनिस्ट सेटिंग एडजस्टमेंट। वो सोचता है, क्या इसका मतलब वही है जो मैं सोच रहा हूं? इतने में कॉक चिल्लाता है, अबे जल्दी चल, कितना टाइम लगाएगा? यो एंड गोंग कहता है, ठीक है आ रहा हूं। जैसे ही वो बाहर निकलता है, वो चौंक जाता है। सामने पूरे रास्ते तक ऑर्क्स की लाइन लगी हुई थी। वो पूछता है, ये माहौल इतना टेंशन वाला क्यों लग रहा है? क्या हम किसी वॉर पर जा रहे हैं? काक बोलता है, बस बहुत हुआ, अब मूव करो, हमें रेड थंडर ऑक्स से निपटना है। कोक कहता है, ये तेरी पहली लड़ाई है, जल्दी चल। लेकिन यो एंड गोंग हैरान होकर पूछता है, रुको, ट्यूटोरियल कहां है? पता चलता है कि रेड थंडर ऑक ट्राइब ने बगावत कर दी है और 7th प्रिंस और 8th प्रिंसेस के साथ मिलकर उसे जाकर इस बगावत को दबाना है। वो काक से पूछता है, अगर ये युद्ध है तो हम सिर्फ 10 लोग ही क्यों जा रहे हैं? काक जवाब देता है, मैंने तो कल ही बताया था, हम बस पेट्रोलिंग पर जा रहे हैं। यो एंड गोंग पूछता है, सच में बताया था? काक माथा पकड़कर कहता है, तेरे साथ आज कुछ गड़बड़ है, पूरे दिन अजीब बिहेव कर रहा है। फिर यो एंड गोंग अपना मिनी मैप खोलता है और खुश होकर कहता है, मुझे पता था इसमें मैप फीचर जरूर होगा, अब सब आसान रहेगा, इसे ऑन ही रखता हूं। तभी उसकी नजर एक हिडन पाथ पर पड़ती है। वो सोचता है, क्या ये कोई इवेंट पाथ है? वो कोक से कहता है, ये रास्ता बहुत लंबा जाएगा, मेरे पास इससे तेज शॉर्टकट है, चलो मेरे पीछे। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, सीन बदलता है। अब वो एक घने जंगल से होकर गुजर रहे होते हैं और आखिर में एक ऊंची चट्टान पर चढ़ जाते हैं। यो एंड गोंग पूरी तरह थक चुका होता है, सांसें तेज चल रही होती हैं, लेकिन उनके सामने जो नजारा होता है वो है एक हिडन एरिया जो 2 विशाल पत्थर के गेट्स से बंद था। काक हैरानी से पूछता है,
तुझे इस जगह के बारे में कैसे पता चला? तू कोई मेज है क्या? योएन गोंग हंसकर कहता है, नहीं यार, वैसा कुछ नहीं। बाकी लोग पूछते हैं, तू ठीक है ना? बहुत थका हुआ लग रहा है। वो कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी स्टेमिना इतनी बेकार है। बस देखना चाहता हूं क्या मैं ये डोर खोल सकता हूं। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसके पूरे शरीर के चारों ओर गोल्डन ऑरा चमकने लगती है। वो चौंक कर कहता है, ये क्या हो रहा है? तभी उसके सामने नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। वो लेवल अप हो चुका था। वो हैरान होकर कहता है, सिर्फ चलने से ही लेवल अप? और ऊपर से हर एक स्टैट पॉइंट में पल्स 2 बढ़ गया था। वो बोलता है, ये तो पूरा सिस्टम ही टूटा हुआ है। तभी अचानक गेट्स के टूटने की आवाज आती है। कक चिल्लाता है, अबे वहीं खड़ा रहेगा क्या? चल अंदर, हमें मूव करना है। यो एंड गोंग थोड़ा डरता है, पर कहता है, पता नहीं अंदर क्या है, लेकिन हम अकेले नहीं हैं, तो कोशिश तो की जा सकती है। वो मुस्कुराकर सोचता है, आखिरकार प्रोटागोनिस्ट को हमेशा मौके मिलते हैं। चाहे वो क्लिफ से गिर भी क्यों न जाए, वो मरता नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी पाता है। वो सब उस गुफा के एंट्रेंस से अंदर जाते हैं। काक कहता है, लगता है ये कोई ड्वार्फ टनल है। यो एंड गोंग हैरान होकर बोलता है, लेकिन ड्वार्फ्स तो डीमन रेल्म में होने चाहिए, है ना? कोक जवाब देता है, अब नहीं, बहुत समय पहले वो यहां भी रहते थे। यो एंड गोंग पूछता है, मतलब सब वहां माइग्रेट कर गए? कोक शांत होकर कहता है, पक्का नहीं पता, मैंने बस उनकी कहानियां सुनी हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, सामने एक चमचमाती जगह दिखाई देती है। वहां ढेर सारा ट्रेजर बिखरा हुआ था। सब लोग जोश में चिल्लाते हैं, वाह, ये तो जबरदस्त है। इन ड्वार्व्स ने वाकई शानदार वेपन्स पीछे छोड़े हैं। सबके सब पागलों की तरह खजाना लूटने लगते हैं। लेकिन यो एंड गोंग बस खड़ा होकर देखता रह जाता है। वो सोचता है, ये सब तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इनमें से कोई भी हथियार यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उन वेपन्स को चलाने के लिए जो लेवल रिक्वायरमेंट थी, वो उससे बहुत नीचे था। उसके स्टैट्स भी इतने कम थे कि कुछ काम का नहीं। वो खुद से बड़बड़ाता है, फिलहाल इन्हें उठा ही लेते हैं। बस पता नहीं इन्हें इन्वेंट्री में डालना कैसे है। वो एक सोर्ड उठाता है और ट्राई करते हुए कहता है, स्टोर। और तभी वो तलवार अचानक उसकी इन्वेंट्री में गायब हो जाती है। वो हैरान होकर मुस्कुराता है। जैसा सोचा था, बस टच करो और स्टोर सोचो, आइटम सीधा अंदर। तभी उसके मिनी मैप पर कई रेड डॉट्स नजर आते हैं। वो फौरन चौंक जाता है। ये सब दुश्मन हैं क्या? वो सबको चिल्लाकर कहता है, सब पीछे हटो, कुछ गड़बड़ है। अचानक दीवार में एक दरार बनती है और अगले ही पल जबरदस्त एक्सप्लोजन। कई ऑर्क्स उड़ते हुए गिरते हैं। धुएं के बीच से कुछ आकृतियां बाहर निकलती हैं। वो थे रेड थंडर ऑर्क्स, और उनके आगे खड़ा था उनका ट्राइब कमांडर किकेन। किकेन गरजता है, सबको खत्म कर दो। और पल भर में भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से ऑर्क्स टकराते हैं, पर रेड थंडर ऑर्क्स की गिनती कहीं ज्यादा थी। हमारे वाले धीरे धीरे पीछे धकेले जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लड़ाई का रुख पलटने लगता है। अब दोनों पक्ष बराबरी पर दिखते हैं। यो एंड गोंग सोचता है, अगर मैं कुछ लास्ट हिट्स ले लूं तो शायद एक्सपीरियंस मिल जाए। वो धीरे धीरे एक रेड थंडर ऑर्क के पीछे पहुंचता है, जो किसी और से लड़ रहा होता है और पूरी ताकत से वार करता है। लेकिन अगले ही सेकंड उसकी ब्लेड्स टूट जाती हैं। वो नीचे जमीन की तरफ देखता है, सोचता हुआ, क्या मैंने अभी टामू से वो टिंग आउ टिंग छीन लिया? उसी वक्त वो रेड ऑर्क गुस्से से उसे घूरता है। यो एंड गोंग डरकर भागने लगता है, जोर जोर से चिल्लाते हुए। पर तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो मुंह के बल गिर जाता है। उस गिरने से उसकी हेल्थ में पूरे 14 पॉइंट्स चले जाते हैं। हालांकि उसके पास अब भी 5 मैना पॉइंट्स बचे थे। वो रेड ऑर्क फौरन दूरी कम करता है, सीधा उसे खत्म करने के लिए बढ़ता है। यो एंड गोंग डर के मारे चीखता है। तभी केरॉक्स बीच में आकर वार को रोक देता है। केरॉक्स गुस्से से कहता है, तू क्या कर रहा है? पीछे हट जा। यो एंड गोंग वहीं जमीन पर बैठा रहता है। पूरा शरीर कांप रहा होता है। चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो सोचता है, ये तो बस गेम है, लेकिन फिर भी मैं मरना नहीं चाहता। वो धीरे से कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। आज के लिए बस काफी है। वो मेन्यू खोलने की कोशिश करता है और कहता है, ये गेम बहुत ज्यादा रियल लग रहा है, डरावना भी। तभी स्क्रीन पर उसका स्पीसीज नेम दिखाई देता है, गंधर्वा। उसके पास कोई भी स्किल नहीं थी। वो और भी परेशान हो जाता है। ये क्या, लॉग आउट ऑप्शन तो है ही नहीं। क्या मैं यहीं फंस गया हूं? इसी बीच काइकेन उसे देख लेता है, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और फिर दूर से मैजिक अटैक फेंकता है। यो एंड गोंग चीखते हुए कहता है, नहीं, मैं यहां नहीं मर सकता।
पर अगली ही पल मैजिक बोल्ट्स उसके शरीर में धंस जाती है। तेज दर्द से वो चीख उठता है और झटका लगते ही वो उड़कर पीछे चट्टान से जा टकराता है। वो हांफते हुए गिरा पड़ा होता है। उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है और सब काला हो जाता है। कुछ पल बाद वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है, जैसे अपने ही माइंड के अंदर हो। वो बुदबुदाता है, मैं कहाँ हूं? वो ऑर्क तो मुझे मार चुका था। क्या मैं सच में मर गया हूं? तभी उसके सामने एक तेज सुनहरी रोशनी चमकती है। उस रोशनी से एक महिला की आवाज आती है, तुम इस जगह के भाग्य से जुड़े हो। जाओ, सबको जीतकर अपने अधीन करो। वो अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है। उसकी आंखों में अलग अलग रंग की दो चमकती पुतलियां दिखाई देती हैं। यो एंड गोंग स्तब्ध होकर सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? और तभी वो सुनहरी रोशनी उसे पूरी तरह से ढक लेती है। वापस युद्ध के मैदान पर हरी ऑर्क्स पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, लेकिन संख्या में वे रेड थंडर ऑर्क्स के आगे कम पड़ रहे हैं। तभी कीकेन अपने रीइंफोर्समेंट्स के साथ आता है। वो गुस्से में सोचता है, ये लोग यहां सिर्फ इतने लोगों के साथ आए, क्या ये बेवकूफा हैं या सिर्फ मूर्ख? और फिर बोलता है, इतना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं, सबको मार डालो। यो एंड गोंग सोचता है, क्या अभी जो हुआ वो कोई तरह का अवेकनिंग था? तभी कईकेन चौंक कर मुड़ता है, अरे ये कैसे अभी फिर से खड़ा हो गया? यो एंड गोंग अपने स्टेटस विंडो की तरफ देखता है और पाता है कि उसने साइकोकिनेसिस लेवल 1 हासिल कर लिया है। वो चौंक कर सोचता है, ये मुझे कब मिला? और तभी हमें पता चलता है उसका सेकेंडरी जॉब था, नाइट ऑफ कॉन्क्वेस्ट। कईकेन गुस्से में अपने सैनिकों से पूछता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? पहले इसे मारो। कोक तुरंत समझ जाता है, मैं ये नहीं होने दूंगा, ये प्रिंस है, और जोर से चिल्लाता है, सब लोग इसे बचाओ। राजकुमार को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यो एंड गोंग वहीं खड़ा है, अभी भी हैरान है कि क्या हो रहा है। वो फिर अपने स्टेटस विंडो की तरफ देखता है। ये जॉब तो गेम में कभी था ही नहीं। फिर वो जमीन में डैगर घोंपता है। सारा इनकैंटेशंस उसके दिमाग में घूमने लगते हैं, जैसे ये शक्ति हमेशा से उसके अंदर रही हो। वो आगे देखता है और जोर से चिल्लाता है, राजा के बैनर के तहत। और तभी सुनहरी रोशनी चारों ओर फैलने लगती है, सभी ऑक्स के चारों तरफ। हम देखते हैं कि कॉन्क्वेस्ट स्किल एक बफ इफेक्ट देती है, सभी एलाइज को निर्दिष्ट इलाके में शक्ति प्रदान करती है। सभी ऑक्स चिल्लाते हैं, हम शक्ति से भर गए हैं, और फिर वे सीधे रेड थंडर ऑर्क्स की तरफ दौड़ पड़ते हैं। एक ऑर्क इतना जोर से मारता है कि सीधे उनके छाती में छेद हो जाता है। अब ये लोग बिना किसी हथियार के सिर्फ अपनी मुट्ठियों से इन दुश्मनों को तहस नहस कर रहे हैं। ये लड़के तो किसी हथियार की जरूरत ही नहीं महसूस कर रहे थे। कईकेन गुस्से में चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? ये अचानक इतनी ताकत कैसे पाई? वो सोचता है, ये तो असंभव है। तभी उसकी नजर पीछे जाती है, जहां यो एंड गोंग स्पेल कास्ट कर रहा होता है। कईकेन फौरन समझ जाता है, हाँ, इसका कारण वही है। वो 4 अटैक्स फेंकता है, मैं इसे ऐसा करने नहीं दूंगा। यो एंड गोंग देखता है ये सब, लेकिन तभी केरॉक्स तुरंत आगे आता है और सभी वार रोक देता है। यो एंड गोंग अब कोक की स्किल देखकर पूरी तरह भरोसा करता है। वो जोर से कहता है, चल आगे, तू कर सकता है। कोक अब अपने नए मिले बफ के साथ सीधे कईकेन की तरफ दौड़ता है। कईकेन चौंकता है और डरते हुए चिल्लाता है, रुको, ये तो खतरनाक है। लेकिन उसी पल काक उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। बाकी के ट्राइब मेंबर्स जमीन पर पड़े सिर को देखकर घबरा जाते हैं और डर के मारे भागने लगते हैं। और नर्क्स चिल्ला उठते हैं, हम एक भी दुश्मन को भागने नहीं देंगे। उसी वक्त यो एंड गोंग के सामने एक स्टेटस विंडो खुलती है, जिस पर लिखा आता है, एक सेनापति की जीत हमेशा उसके राजा की होती है। और उसी पल लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप 3 बार लगातार नोटिफिकेशन चमक उठते हैं। यो एंड गोंग हैरान होकर बोलता है, ये क्या हो रहा है? वहीं कोक उसकी ओर देखते हुए सोचता है, ये ताकत आखिर आई कहां से? वो नीचे जमीन पर बिखरे खून और टूटे हथियारों को देखता है, फिर शुद्रा यानी यो एंड गोंग की तरफ देखता है। क्या ये सब उसकी वजह से हुआ है? कुछ देर बाद सीन बदलता है। वो लोग अपने कैंप में हैं। यो एंड गोंग बार बार अपनी मेन्यू विंडो खोलता है, घबराकर बोलता है, नहीं है, कितनी बार देख लूं, फिर भी गेम से बाहर निकलने का बटन नहीं है। वो खुद से कहता है, शांत हो जा, सोच समझ कर कर। फिर खुद से बोलता है, अब 2 ही संभावनाएं हैं। वो गहरी सांस लेता है। पहली, शायद मैं वर्चुअल रियलिटी में फंस गया हूं, शायद असली दुनिया में कोई बग आया है। अगर ऐसा है तो शायद किसी अपडेट से ठीक हो जाएगा। वो कुछ पल रुकता है, फिर गंभीर होकर कहता है, दूसरी बात, सुनने में पागलपन लगेगी, पर शायद ये गेम नहीं बल्कि असली दुनिया है। वो चारों तरफ देखता है।
यहाँ का बैकग्राउंड इतना असली लगता है, एनपीसीज मुझसे सच में बात करते हैं। फिर नीचे देखकर थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई मोज़ेक सेंसरशिप भी नहीं है। वो धीरे से हंसता है और कहता है, क्या मैं सच में किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं? अगर हां, तो क्या बाहर जाने के लिए मुझे मरना पड़ेगा? फिर सिर हिलाता है, नहीं, ये जोखिम मैं नहीं ले सकता। थोड़ा चैन की सांस लेकर बोलता है, कम से कम अच्छा है कि ये ऑर्क्स हैं, ओगर्स नहीं। और फिलहाल तो मैं एक राजकुमार हूं, सबसे ऊंचे दर्जे का सुनहरा चम्मच। उसी वक्त करैक कमरे में दाखिल होता है और कहता है, राजकुमार शुद्रा, क्या आपके पास थोड़ा समय है? और शायद अब से, क्योंकि वो वाकई इस दुनिया में फंस चुका है, हम उसे शुद्रा ही कहेंगे। शुद्रा करक की तरफ देखकर पूछता है, कहो करक, क्या बात है? करक थोड़ा झिझकते हुए बोलता है, प्रिंस, कक आपसे ड्यूल करना चाहता है। शुद्रा हैरानी से पूछता है, ड्यूल? किस लिए? करक शांत लहजे में समझाता है, प्रिंस, फिर भी कक आपके अधीन है। अगर वो आपकी तलवारबाजी की क्षमता जान लेगा तो आने वाले समय में आपके लिए बेहतर रहेगा। शुद्रा भौहें उठाता है, मतलब मेरी परीक्षा लेनी है उसे? उसी वक्त कक आगे बढ़ता है और उसे एक तलवार थमाता है। प्रिंस, चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हल्का ही रहूं। शुद्रा तलवार थामकर मुस्कुराता है, ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई मेरे बराबर हो। वो कदम बढ़ाता है और कहता है, अगर करना है तो ठीक से करते हैं। काक तुरंत अपनी गार्ड पोजीशन लेता है। शुद्रा तेजी से वार करता है, तलवार सीधी काक के सिर पर गिरती है। फिर वो लगातार वार पर वार करता जाता है, लेकिन काक हिले तक नहीं। वो हंसते हुए कहता है, प्रिंस, ये तो ऐसा है जैसे अंडा पत्थर से टकरा रहा हो। फिर काक बिना ज्यादा ताकत लगाए एक ही झटके में तलवार घुमाता है। शुद्रा सीधा पीछे जा गिरता है। शुद्रा अपने सिर के पीछे हाथ रखता है, दर्द से कराहते हुए बोलता है, अगर इतना जोर से मारना था तो पहले बता देते। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन विंडो चमक उठती है, बेसिक सोर्ड्समैनशिप लेवल 1 अनलॉक्ड। वो हैरान होकर ऊपर देखता है, ये कब हुआ? फिर सोच में पड़ जाता है, रुको, यही तो साइकोकिनेसिस के समय भी हुआ था। मतलब अगर मैं किसी स्किल को खुद महसूस करता हूं तो वही स्किल अनलॉक हो जाती है। काक मुस्कुराकर कहता है, प्रिंस, मुझे लगता है यहीं खत्म करें, चलो कुछ खा लेते हैं। पर शुद्रा तलवार को फिर मजबूती से पकड़ता है। किसने कहा कि खत्म हो गया? वो एक कदम आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में अब एक नया जोश जलने लगता है। अब तो मैं बस शुरू कर रहा हूं। इस बार शुद्रा पूरी ताकत से दौड़ता है। उसका वार पहले से कहीं ज्यादा साफ और सटीक होता है, लेकिन फिर भी काक आसानी से उसकी तलवार को रोक लेता है। काक मुस्कुराते हुए कहता है, प्रिंस, तुम्हारी मूवमेंट्स पहले से काफी बेटर हो गई हैं। फिर वो खुद से सोचता है, लेकिन मैं शुरू में ऐसा क्यों था? मेरे स्किल्स तो अचानक लेवल अप नहीं हुए। वो फिर से तलवार आगे बढ़ाता है। शुद्रा पीछे हटता है, पर इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक्साइटमेंट है। काक हंसकर पूछता है, तो प्रिंस, अब बता सकते हो, संभाल पाओगे मुझे? शुद्रा मुस्कुराता है, तुम्हारा लेवल कितना है अभी? काक जवाब देता है, आखिरी बार चेक किया था तो 21 था। शुद्रा तुरंत अपनी स्टेटस विंडो खोलता है, ठीक है, फिर जल्दी ही मैं तुम्हारे बराबर पहुंच जाऊंगा। वो नीचे देखता है, उसका लेवल अब 7 हो चुका है। फिर नरेशन शुरू होती है, इस दुनिया में हर इंसान का एक लेवल होता है, लेकिन मेरे जैसे लोग सीधे स्टेटस विंडो में अपना लेवल नहीं देख सकते। सामान्य लोग लेवल मेजरिंग स्पेल का इस्तेमाल करते हैं, पर मेरे पास ये खास ताकत है कि मैं अपने पूरे डिटेल्ड स्टैट्स देख सकता हूं। और सबसे बड़ी बात, मैं हर लेवल अप के साथ अपने स्टैट्स को खुद रीइंफोर्स कर सकता हूं, यानी बाकी लोगों के मुकाबले मेरी ग्रोथ कहीं तेज है। शुद्रा जमीन से उछलता है, पूरा शरीर चमक उठता है। वो हवा में घूमते हुए सीधा काक की ओर झपटता है। अब दोनों के बीच असली मुकाबला शुरू हो जाता है। एक के बाद एक तलवार टकराती है, हर वार में ताकत और रफ्तार बढ़ती जाती है। लड़ते लड़ते शुद्रा के मन में आवाज गूंजती है, इसका मतलब मैं और भी स्ट्रांग बन सकता हूं, और सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं बल्कि किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकता हूं। फिर नरेशन धीरे धीरे बदलती है। कहानी के कई एपिसोड्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा मोमेंट आता है द फोर्स इवेंट, डे ऑफ द मैसेकर। ये घटना डीमन रेल्म ईयर 517 में घटती है। वो दिन जब जेफर अपने ही भाइयों को अपने लक्ष्य के लिए मार देता है, और जब लिखा है ऑल ब्रदर्स तो इसका मतलब वो खुद भी उनमें शामिल है। अभी साल चल रहा है 500 पार, यानी 517 आने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है। शुद्रा अब सोच में डूबा हुआ है, मुझे किसी भी हालत में उस डे ऑफ द मैसेकर को होने से रोकना होगा।
और उसके लिए मुझे जेफर से भी ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तभी कराक वहां आता है और पूछता है, प्रिंस, आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। शूद्रा थोड़ा हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? कराच कहता है, आज रॉयल मीटिंग का दिन है। शूद्रा चौंकता है। मीटिंग? कौन सी मीटिंग? काक थोड़ा परेशान होकर बोलता है, बस जल्दी चलिए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद शूद्रा वापस कैंप पहुंचता है। वो टेबल पर बैठते हुए हल्की हंसी के साथ कहता है, आप लोग तो काफी जल्दी आ गए। सामने बैठे हैं उसके दो भाई बहन, सातवां प्रिंस क्रिस मूनलाइट और आठवीं प्रिंसेस केटलिन मूनलाइट। क्रिस मुस्कुराकर कहता है, अचानक इतने फॉर्मल क्यों बोल रहे हो? रिलैक्स करो, हम भाई बहन हैं, कैजुअली बात करो। केटलिन हल्के से मुस्कुराते हुए बोलती है, वैसे ये पहली बार है जब हम आमने सामने मिल रहे हैं। क्रिस कहता है, हाँ, बस हमें ब्रदर सिस्टर कहकर बुलाओ, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। शूद्रा मुस्कुराकर जवाब देता है, ठीक है। और फिर नैरेशन शुरू होती है। ये दोनों क्वीन इलेन मूनलाइट के बच्चे थे, जो लियांथ्रोप्स की रूलर थी। और गेम की दुनिया में भी ये दोनों हमेशा मुझे बहुत परेशान करते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि डे ऑफ द मैसेकर से 1 साल पहले क्रिस और केटलिन दोनों को जेफर और डीमन किंग के बच्चों ने मार दिया था। उसकी वजह थी केटलिन की जन्म की सच्चाई। वो डीमन किंग की असली संतान नहीं थी, बल्कि एक इलेजिटिमेट चाइल्ड थी। केटलिन अचानक पूछती है, तुमने हमारी प्लान को फॉलो क्यों नहीं किया? मैंने तो सिर्फ स्काउट करने को कहा था, लड़ने को नहीं। शूद्रा थोड़ा झेंपते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग वहां आ जाएंगे। केटलिन धीरे धीरे उसके पास आती है और बोलती है, प्रिंस, तुम्हें चेक करना होगा, कहीं चोट तो नहीं लगी। ध्यान रखना, तुम हमारे बीच सबसे कमजोर हो। शूद्रा झेंपते हुए कहता है, माफ कीजिए, पर क्यों मेरी इतनी चिंता कर रहे हो? डीमन किंग के बच्चे सच में इतने अच्छे होते हैं? क्रिस मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं भी यही कह रहा हूं। अगली बार कुछ रिस्की मत करना, वरना हमें तुम्हें डांटना पड़ेगा। शूद्रा सिर हिलाकर समझता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये सब मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? फिर वो सोचने लगता है, लैंथ्रोप्स में कई लोग ओरा यूजर्स हैं। शायद उनके अंदर इतनी लाइफ फोर्स है कि अगर मैं वही तरीका अपनाऊं जो स्किल्स पाने के लिए इस्तेमाल किया, तो मैं ओरा भी आसानी से सीख सकता हूं। शूद्रा थोड़ा मुस्कुराता है, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। क्रिस पूछता है, क्या चाहिए? शूद्रा की आंखें चमकने लगती हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ओरा से मारो। दोनों भाई बहन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये मैसोकिस्टिक फ्रीक तो नहीं बन गया? हमने सही सुना या सपना देख रहे हैं? सीन कहीं और शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि रेड ऑक्स हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि ग्रीन्स और रेड्स के बीच पूरी तरह की युद्ध छिड़ी हुई है। कुछ गैंग एक्टिविटी दिखाई देती है। एक विशाल रेड ऑर्क अपने ही साथियों को मारना शुरू कर देता है। वे उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो आसानी से सबको संभाल लेता है। एक ने उसका हाथ काट दिया, नीचे देखकर गुस्से में है। उसका अटैकर समझ जाता है कि उसने मिस्टेक कर दी, लेकिन इससे पहले कि वो बच पाए, वो रेड मिस्ट में बदल जाता है और आसपास के सभी लोग हवा में उड़ जाते हैं। शूद्रा चिल्लाता है, एक भी को भगने मत देना, जो सबसे ज्यादा मारेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा लगता है कि ग्रीन ऑर्क्स उसकी बात सुन रहे हैं और मानो वो उनकी तरफ है। शूद्रा शायद सो रहा है, लेकिन फिर हम उसे उसकी कॉन्शियसनेस में वापस देखते हैं और सामने वही वुमन दिखाई देती है जिसने पहले उसकी मदद की थी। शूद्रा महिला की तरफ देखता है और पूछता है, तुम कौन हो? फिर चारों ओर नजरें घुमाता है और सोचता है, और ये सब लोग कौन हैं? मुझे गेम में ये कैरेक्टर्स याद नहीं आ रहे। महिला उसके पास आती है और फिर अचानक तेज रोशनी में बदल जाती है, जो उसकी आंखों को चकाचौंध कर देती है। धीरे धीरे शूद्रा अपनी आंखें खोलता है और खुद को अपने कमरे में पाता है। वो सोचता है, ये सपना क्या था? उसी समय काक उसके कान में धीरे धीरे कुछ फुसफुसाता है। शूद्रा चौंक कर कहता है, अरे, ये तो डराने वाला था। कैरेक हंसते हुए कहता है, प्रिंस, ठीक लग रहे हो, लेकिन मुझे ये जानना है कि तुमने अपने भाई बहनों से ऐसा क्यों करवाया? शूद्रा थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब देता है, मैं बस देखना चाहता था कि इसका असर कैसा होता है। तभी हम देखते हैं कि शूद्रा धीरे धीरे एपना ऑरा रिलीज करना शुरू करता है, और सच में यह काम कर गया। वो हैरानी से कहता है, मैं इसे सच में महसूस कर सकता हूं। काक उत्सुक होकर पूछता है, तो क्या बस हिट होने से ही इसे अवेकन किया जा सकता है? शूद्रा सोचते हुए कहता है, कम से कम थोड़ा बहुत लगता है। फिर वो काक से पूछता है, तो क्या इसी वजह से केव में फाइट करते समय मैं इतना फुल ऑफ एनर्जी था? शूद्रा मुस्कुराता है, हाँ, वही मैं था।
कराक सिर हिलाकर कहता है, समझ गया। शूद्रा एक महत्वपूर्ण सवाल पूछता है, और मेरे सोते हुए क्या हुआ? कोक जवाब देता है, ऑफ कोर्स, मेन फोर्स ने रेड ऑर्क्स को हरा दिया। शूद्रा थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि मेरे भाई बहन भेजे गए थे रेड ऑर्क्स को खत्म करने के लिए। कैरक गंभीर होकर कहता है, नहीं प्रिंस, ये मुमकिन ही नहीं है। क्या तुम जानते हो कि उस ट्राइब का आकार कितना विशाल है? शूद्रा फिर पूछता है, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? करैच बताता है, एक आदमी है, नाम है जनरल बॉन्डाल। शूद्रा हैरानी से कहता है, ओह, वही एक सबसे स्ट्रांग आदमी है। जेफिर के समय जब मैं उसे सबॉर्डिनेट के रूप में खेलता था तो मुझे वो बहुत पसंद था। फिर शूद्रा की आंखों में चमक आती है, शायद ये मेरी मौका हो सकता है। नैरेशन बताती है, बॉन्डल जेफिर का सबॉर्डिनेट ईयर 515 में बनता है। अभी वो उसका सबॉर्डिनेट नहीं है, यानी शूद्रा पहले उसे अपने लिए ले सकता है। शूद्रा सभी रिस्क्स को जानता है, कौन कौन उसकी जानकारी रखता है, कौन सा रिवॉर्ड उसे पसंद है, उसे कौन सा खाना अच्छा लगता है, उसके टैलेंट्स क्या हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीक्रेट ये है कि उसे अपनी साइड में लाने के लिए ड्यूल में हराना जरूरी है। अगर वो इतना सब जानता है तो ZFAR के चांस आने से पहले उसे अपने सबॉर्डिनेट के रूप में ले सकता है, और उसके पास इसे आजमाने के लिए काफी समय भी है। अभी उसके लिए पहला गोल यही है, एक प्रॉपर सबॉर्डिनेट सेट करना। सीन जंप होता है। क्रिस कैटलिन के कैंप में चिल्लाता है, क्या सच में उसने सिर्फ एक दिन में ऑरा के बेसिक्स सीख लिए? शूद्रा जवाब देता है, मैंने सारे पॉइंट्स ऑरा में डाल दिए, तो ये तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। और ये भी नहीं कि मैंने इसे थॉटलेसली इन्वेस्ट किया। ऑरा तो सभी फिजिकल एबिलिटीज को एनहांस करता है, साइकोकिनेसिस से ज्यादा फायदेमंद है। क्रिस हैरानी से कहता है, ये तो रिडिक्युलस है। क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम गंधर्वा हो? फिर वो शूद्रा से पूछता है, तो क्या तुम बरोज का मैप भी बना सकते हो? शूद्रा सोचते हुए कहता है, हाँ, शायद कर सकता हूं। मेरे पास तो एक्चुअल मैप नहीं है, लेकिन मिनी मैप है। फिर वो पूछता है, क्या मैं पेपर और पेन बोरो कर सकता हूं? शूद्रा ड्राइंग शुरू करता है और धीरे धीरे मैप कंप्लीट करता है। क्रिस उसे देखकर कहता है, ये तो मेरे पास वाले मैप से भी ज्यादा डिटेल्ड है। सच में तुम जीनियस हो। शूद्रा हंसता है और केटलिन कहती है, जो रेड ऑर्क ट्राइब हमने इनकाउंटर किया था उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, इसलिए वे अभी तक नहीं जानते कि हमने ये बरोज ढूंढ लिए हैं। क्रिस मुस्कुराते हुए कहता है, अगर हम इसे इस्तेमाल करें तो उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी। हम उन्हें पूरी तरह बेखबर पकड़ लेंगे। और नरेशन में जोड़ते हुए, लेकिन इसके अलावा अभी भी एक काम बाकी है जिसे उन्हें शूद्रा से करवाना है।